विष्णु जी ने उनके लिए ये सब किया, ये जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गर्मी का मौसम था। रामपुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी दिव्या और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका बेटा भानु 4 साल का और उसकी बेटी अनन्या 5 साल की थी। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसके हवा ही नहीं लगती। वो देखो, भानु भी गर्मी में कितना परेशान हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं बस ठंडे पानी में ही बैठा रहूं। इस गर्मी में तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। दिव्या अपने बेटे से ऐसा कहे ही रही होती है कि तभी चेतन भी वहां पर आ जाता है। हे भगवान, इस साल तो भगवान ने कुछ ज्यादा ही गर्मी कर रखी है। खेत में काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मुझसे तो और ज्यादा काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं घर में आ गया। दिव्या, मेरे लिए कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बना दे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। एक काम करती हूँ, सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना लेती हूँ। दिव्या सबको नींबू पानी बनाकर देती है। माँ, ये नींबू पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अगर इसके अंदर बर्फ होती तो बहुत अच्छा होता। बेटा, जब हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है तो बर्फ कहाँ से आएगी? मैंने तो घड़े के ठंडे पानी से ये नींबू पानी बनाया है। बेटा, अब जो मिल रहा है वही पी ले, वरना इतनी गर्मी में अगर तूने 5 मिनट तक इसे नहीं पिया तो ये और गर्म हो जाएगा। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो दिव्या खाना बनाने की तैयारी करती है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते बनाते वो पसीने से तरबतर हो जाती है। हे भगवान, हम गरीबों के लिए ना तो ये गर्मी अच्छी और ना सर्दी अच्छी। इतनी गर्मी में ऐसा हाल हो रहा है कि अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगी। और सर्दियों में इतनी ठंड लगती है कि शरीर जमने को हो जाता है। काश हर समय मौसम ऐसा रहता कि ना तो ज्यादा सर्दी होती और ना ही ज्यादा गर्मी, तो सब कितना अच्छा होता ना। ऐसा तो होने से रहा दिव्या, ऐसा होता तो क्या ही बात थी। वैसे 2 महीने से हमने घर का किराया भी नहीं दिया है। मकान मालिक इस बार बड़ा गुस्से में आएगा और इस बार भी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। गर्मी इतनी है कि फसल को इतना पानी देने के बाद भी फसल सूख रही है। इस बार भी मेरे पास मकान मालिक को देने कुछ पैसे नहीं है, लेकिन अगर इस बार मैंने उससे पैसे नहीं दिए तो कहीं वो हमें घर से ही ना निकाल दे। इसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है। पिछली बार जब मकान मालिक आया था तो उसने कहा था कि अगर अगले महीने एक सारा किराया नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देंगे। अगर उसने सच में ऐसा ही किया तो हम इतनी गर्मी में अपनी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी हमसे हमारी गरीबी के कारण बात नहीं करता कि कहीं हम उनसे कोई मदद ना मांग लें। वो दोनों आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका मकान मालिक लक्ष्मण वहां पर आ जाता है। अरे भाई सुरेश, तू तो इस बार भी मेरे घर का किराया नहीं देने आया। क्या बात है? तुझे इस बार भी किराया देना है या नहीं देना है? नहीं नहीं लक्ष्मण भाई साहब, किराया तो देना है, लेकिन कुछ आमदनी नहीं हुई है। आप मुझे थोड़ी और मेहनत दे दीजिए तो मैं एक साथ आपका सारा किराया दे दूंगा। यह बात तो मैं तेरे मुंह से पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी तो रात होने वाली है इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कल सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों को मैं एक और दिन भी अपने घर में नहीं रख सकता। ऐसा मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो मुझे अभी के अभी किराया दो, वरना कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ। चेतन के बहुत कहने पर भी उसका मकान मालिक उसके कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन वो चेतन को घर से बाहर निकाल देता है।
में चेतन अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतने गर्मी में कहाँ पर जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है पापा। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो सामने पानी वाला है ना, मैं उससे पूछता हूँ। सुरेश पानी वाले के पास जाता है। पानी का दाम 2 रुपए है भाई। क्या भैया पानी का गिलास भी 2 रुपए में बेचते हो? अभी तक तो 1 रुपए में ही मिल रहा था। अब वो पहले वाला दाम नहीं है, इतने में ही खरीदना है तो खरीदो। पानी का दाम सुनकर चेतन अपने जेब में पैसे देखता है तो उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। एक काम करो, तुम 3 गिलास पानी दे दो। चेतन अपनी जेब से 6 रुपए निकालकर उसे दे देता है। वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी को एक एक गिलास पानी दे देता है। अरे आपको प्यास नहीं लगी है क्या? आपने अपने लिए नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं तो वहीं पर ही पानी पीकर आ गया। यहाँ पर 4 गिलास एक साथ कैसे लेकर आता? 3 ही बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। दिव्या जानती थी कि चेतन पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब चेतन पानी लेने गया था तो वो उसे भी देख रही थी, लेकिन वह सुरेश से कुछ कहती नहीं। वो अपने ग्लास में से आधा पानी पीती और चेतन से कहती है, मुझसे तो ये पूरा ग्लास पानी पिया ही नहीं जा रहा है जी। आधा ग्लास पानी आप पी लीजिए। इतनी गर्मी में भी तुमसे 1 गिलास पानी नहीं पिया जा रहा? लाओ इधर दो। चेतन वो आधा ग्लास पानी पी लेता है। सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना इतनी गर्मी में हम सब कहाँ भटकते रहेंगे। अभी तो सब लोग चल चलकर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छाया देखकर उसी के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। वो सभी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट उन सभी को बहुत भूख लगी थी। पापा मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? खाने के लिए तो सुभाष घर में रोटी ही थी। रोटी और अचार लेकर आई हूँ, इसे खा लो बेटा। दिव्या सभी को खाने के लिए अचार रोटी देती है तो सभी उस रोटी को खाते ही थूक देते हैं। ये रोटी तो खराब हो चुकी है माँ। लगता है गर्मी की वजह से सुबह की बनाई हुई रोटी खराब हो गई। इससे अच्छा होता कि हम इसे पहले ही खा लेते तो कम से कम खाना बेकार नहीं होता। क्या करे जी, सुबह से बैठने के लिए तो अब जगह मिली है। इतनी चिंता लिए सुबह से घूम रहे हैं कि रोटी का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। चेतन आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। तभी सामने से आ रहे एक पंडित जी की नजर चेतन पर पड़ती है। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो, कोई बात है तुम मुझे बता सकते हो? चेतन इतना परेशान था कि पंडित जी के पूछने पर वो उन्हें सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपनी बीवी बच्ची को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ, वहाँ तुम आराम से खाना खा सकते हो। चेतन अपने परिवार को लेकर पंडित जी के साथ मंदिर जाता है, जहाँ पर वो पेड़ भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पंडित जी मिल गए, वरना पता नहीं मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिला पाता भी। भगवान अपने बच्चों की तकलीफ समझता है जी, जरूर उन्होंने ही पंडित जी को हमारे पास भेजा होगा। लेकिन दिव्या, हम कहाँ रहेंगे? बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान सब ठीक करेंगे। भंडारा खाकर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वो पेड़ के नीचे जाकर ही एक कपड़ा बिछाकर लेट जाते हैं। पापा यहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं, बार बार काट रहे हैं। यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। हाँ पापा, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। गर्मी भी बहुत लग रही है, मुझे तो गर्मी के मारे बहुत अजीब सा हो रहा है। बेटा तुम घबराओ मत, थोड़ी लंबी लंबी सांस लो तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। दिव्या अपनी बेटी को ऐसा कहे ही रही होती है कि तभी वो पंडित जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन मिले थे। मैं तुमसे आगे बात करने वाला था, लेकिन तुम पहले ही दिन चले गए। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवा दी है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना, मंदिर का ट्रस्ट तुम्हें हर चीज की सुविधा दे देगा। बस तुम सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना, ठीक है? चलो तुम सभी मेरे साथ चलो। पंडित जी उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं।
आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। ये तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। चेतन भी पंडित जी का धन्यवाद कर ही रहा होता है कि तभी उनके पलक झपकते ही पंडित जी अचानक उनके सामने से गायब हो जाते हैं और वहां पर विष्णु भगवान की एक मूर्ति आ जाती है। ये देखकर वो लोग सब कुछ समझ जाते हैं। विष्णु जी ने उनके लिए ये सब किया, ये जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से चेतन हर रोज भगवान के मंदिर में जाकर उनकी सेवा में लग जाता है। भगवान ने उसे जो घर दिया था उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, इसलिए उसे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो केवल उसे अपने भक्ति में लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरह ऐसा कर ही दिया और भगवान ने उनके परिवार के सभी दुखों को भी दूर कर दिया।